नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट हुई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये है वायोन का, यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा है कि इंडिया बैक्स पाकिस्तान, जो कि अपने आप में सुनना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि इंडिया बैक्स पाकिस्तान। और किस पे बैक किया है इंडिया ने? एक रिजोल्यूशन जो है पाकिस्तान ने पास किया था यूनाइटेड नेशन में, जिसमें कंडेम किया गया था कुरान की बर्निंग को। उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। अक्सर होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट काउंसिल बॉडी है, उसमें आप लोग को इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ते हुए ही दिखेंगे। पाकिस्तान लगातार इंडिया पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये कश्मीरियों पे या फिर मुसलमानों पे जो इंडिया में है उन पे अत्याचार कर रहा है, उनको बराबर का हकदार नहीं समझता है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि माइनॉरिटी जो है इंडिया में, उनके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, ऐसा पाकिस्तान का हमेशा से कहना रहता है। जिसमें दोनों ही कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा अनबन भी होती है। इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम अपने यहाँ क्या करते हो वो देखो, लेकिन ये चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत कम ही होता है जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हों किसी इशू पे। तो सवाल यहाँ पर है कि आखिर ये इशू है क्या? दरअसल हुआ क्या है ना, हो सकता है आप लोग ने अब तक इसके बारे में न्यूज़ सुनी भी होगी कि स्वीडन में क्या किया है कि कुरान को बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की गई है। कुरान को एक तरीके से आप लोग कह लो कि एक शख्स इसको फाड़ दिया है, बहुत ज़्यादा इस तरीके के डिसरिस्पेक्ट की गई है। पूरा मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल 37 साल का एक इराकी रिफ्यूजी था जो कि स्वीडन में रह रहा था, जिसका नाम था सलमान मोमिका। ये क्या करता है कि स्टॉकहोम आप लोग को पता होगा कि स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। उसके सामने ये जाता है और इसके पास दो स्वीडिश फ्लैग होते हैं, एक कुरान होता है, कान में इसके एयरपोर्ट लगे होते हैं और आराम से सिगरेट पीते हुए ये मस्त जा रहा होता है। और वहाँ पर फिर मॉस्क के सामने यानी कि मस्जिद के सामने ये क्या करता है कि कुरान अपने पास जो इसके वो होती है उसको निकालता है और उसके पन्ने फाड़ने लगता है। और ये सब जब ये कर रहा होता है तो पूरी पुलिस यहाँ पर इकट्ठा होती है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब करता है और पुलिस इसको रोकती भी नहीं है। और शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि इसको देखने के लिए, इसके इस काम को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से एक आदमी इसको ऐसा करने के लिए इस पे पत्थर भी चला देता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको डिटेन करके पुलिस ने रखा हुआ है, लेकिन इसको ऐसा करने से नहीं रोकती है, जिसके भी कई कारण है जिसके बारे में आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर ये बैकएंड का एक स्ट्रिप भी कुरान पे रख देता है और कुरान के पन्नों से जो इसने फाड़े थे उससे अपने जूते भी साफ करता है। इस तरीके की बहुत सी आप लोग कह सकते हो कि उल्टी सीधी हरकतें, एक बहुत ज़्यादा शेमलेस एक्ट जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन आगे और जब आप इसके बारे में जानोगे ना तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाओगे। दरअसल हुआ क्या है कि पहले तो ये जो पूरा एक्ट है, इसके बाद दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है इनने रिस्पॉन्ड किया है, सबने अपने अपने तरीके से रिएक्ट किया है। मोरक्को ने उसके यहाँ जो स्वीडन की एम्बेसी थी उसको सस्पेंड कर दिया है, के एम्बेसडर को वापस जाने को बोला है। टर्की ने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया है। ईरान का कहना है कि इसके पीछे मोसाद है। और यूएसए का अगर आप लोग देखो तो उसने कहा है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यूएसए ने स्वीडन की जो गवर्नमेंट है, स्वीडन के आप लोग कह सकते हो स्टेट की तारीफ भी की है कि उसने ऐसा करने दिया है इसको। यहाँ पर क्या पूरी चीज़ें मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। स्वीडन में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो हो चुका है। 2020 में और 2022 में तो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे स्वीडन में राइट्स भी देखने को मिले हैं। इन्हीं चक्करों में यहाँ की जो फार राइट ग्रुप है ना, यहाँ का आप लोग कह सकते हो कि जो राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है इस्लाम के और कुरान के, आप लोग कह सकते हो। और जिसका एक बड़ा कारण टेररिज्म भी है। और उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो जो बाकी कंट्रीज में होता है ना, माइनॉरिटी ग्रुप्स और वहाँ की जो राइट पार्टी, राइट टिल्टेड पार्टीज होती है, उनके बीच में वही इश्यूज यहाँ पर भी है। इसीलिए 2019 से आप लोग कह सकते हो कि लगातार कुरान को बर्न करने के वाले जो इंसिडेंट है वो स्वीडन में होते रहते हैं। कभी इनको जला दिया जाता है, कभी इसको फाड़ दिया जाता है। और ये सब करने में सबसे आगे जो नाम होता है वो होता है रासमुस पालुदान करके एक पॉलिटिशियंस है उनका। ये शख्स जो है यही पूरे आप लोग कह सकते हो कि इसका जड़ है। इस तरीके की होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट करने में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो इसी का आता है। यही इस तरीके की स्पीच, इस तरीके के भाषण या फिर इस तरीके की चीज़ों को करने को कहता है, जिसके बाद इसके फॉलोअर्स जो होते हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये चाहता है कि कुरान जो है इसको बैन होना चाहिए स्वीडन में। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि पूरी जो वेस्टर्न सोसाइटी है इससे मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, मुसलमानों को यहाँ से वापस भेज देना चाहिए।
और स्वीडन में भी आप लोग को मैं बता दूं कि इस समय 8,10,000 जो मुस्लिम्स हैं वो रहते हैं। इनको भी ये यही कहते हैं कि इनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और जिसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ये रीज़न देते हैं। ये कहते हैं कि स्वीडन की जो गवर्नमेंट है वो अब तक इन मुस्लिम्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करने में सक्सेसफुल हुई नहीं है, इसीलिए अब इन मुसलमानों को आगे भी यहाँ पर रहने देना नहीं चाहिए, इनको यहाँ पर अब इंटीग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए स्वीडन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके की चीज़ों को ये करते हैं और करने को बोलते भी हैं, इसीलिए इनके फॉलोअर्स ऐसा करते भी हैं। अभी 21 जनवरी 2023 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। टर्किश एम्बेसी स्वीडन में जो है उसके सामने खड़े होके इनने खुद कुरान को आग लगा दी थी। तो इसके बाद टर्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हुआ था। उसने क्या किया कि जो स्वीडन है ये चाह रहा था नाटो ज्वाइन करना, वहाँ पर इसने अपना एप्लीकेशन भी दिया था, उसको टर्की ने रोक दिया, उसने उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, जिसके बाद स्वीडन जो है वो नाटो नहीं ज्वाइन कर पाया। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो पूरा स्वीडन में चल रहा है, इस तरीके के इंसिडेंट जो भी होते हैं, चाहे कुरान को जलाने का, चाहे इसको फाड़ने का, इन सब को कराने का इशारा जाता है एक तीसरी कंट्री की ओर, जो है रशिया। आप लोग को पता होगा कि रशिया जो है बहुत बार स्वीडन को धमकी भी दे चुका है कि अगर वो उसने नाटो ज्वाइन करने की सोची तो ये अच्छा नहीं होगा। और उसके अलावा ये जो पॉलिटिशियन जिनका नाम मैंने आप लोग को बताया, इनके भी बहुत से लिंक है रशिया के साथ, ऐसा बताया जाता है। उसके अलावा ये वाला जो इंसिडेंट है ना, जो हाल में ही हुआ है 30 जून को, इसके बारे में अगर आप लोग देखो तो इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हाल में ही इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी कि टर्की और स्वीडन दोनों के ऑफिशियल जो है ये आपस में मिलकर बात करने वाले हैं, ये आपस में मीटिंग करेंगे, जिसमें ये जो स्वीडन की गवर्नमेंट है इनके जो ऑफिशियल्स होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे टर्की से कि हमें जो ये नाटो है इसको ज्वाइन करने दो, हमें रोको मत, हमारे अगेंस्ट में वोट मत करो। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ हो गया, जिसके बाद जाहिर सी बात है इस पर टर्की भी नाराज है। और इसी वजह से अब ये जो कहा जा रहा है कि स्वीडन का नाटो ज्वाइन करने का जो सपना है, ये और अब इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए इस पूरे चीज़ों के पीछे आप लोग कह सकते हो कि कुछ लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि इसके पीछे हाथ हो सकता है रशिया का, ताकि जो स्वीडन है वो नाटो ना ज्वाइन कर पाए। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद हुआ क्या कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में लेके आया एक रिजोल्यूशन, उसने इंट्रोड्यूस किया एक रिजोल्यूशन को, जिसमें ये कहा गया कि दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनको ये एडवाइस किया जाए, उनको ये बोला जाए कि वो इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन अपने यहाँ जो भी फ्रेमवर्क उनको चाहिए वो लेके आए, तरीके की चीज़ों को डेवलप करे, ताकि इस्लामोफोबिया या फिर इस तरीके के रिलीजियस हेटेड जो है इसको रोका जा सके। इस तरीके की चीज़ें वो अपने कंट्री में डेवलप करे। साथ ही साथ इस रिजोल्यूशन में कंडेम करने की भी बात की गई थी इस तरीके के एक्ट को, ये जो होली कुरान को फाड़ा गया इसको। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो वोटिंग हुई, और इसमें सबसे पहले शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि इंडिया ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। क्यों ये शॉकिंग चीज थी? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ऐसा करके इंडिया ने पाकिस्तान के ही मुंह पे तमाचा मारा है। पाकिस्तान इंडिया को लगातार आप लोग कह सकते हो कि क्रिटिसाइज करता है कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया को बढ़ा रहा है, इस्लामोफोबिया को स्प्रेड कर रहा है। ऐसे में इंडिया का इस चीज को सपोर्ट करना, इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करना, ये आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान को ही गलत प्रूव कर दिया है इंडिया ने ऐसा करके। उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो पहले तो ये वो कंट्रीज है जिनने इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया। इसमें आप लोग को इंडिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो थोड़ा मुस्लिम कंट्रीज भी जाहिर सी बात होंगी, इसमें मालदीव है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, यूएई है, सोमालिया है, कतर है, इस तरीके की और भी कंट्री हैं यहाँ पर। और फिर अगर आप लोग देखो तो वो कंट्रियां जो इस रिजोल्यूशन से अब्सेंट रही हैं, ना उनने प्लस में वोट किया, ना उनने माइनस में वोट किया, यानी कि ना यस में वोट किया, ना नो में वोट किया। इसमें अगर आप लोग देखो तो नेपाल भी आप लोग को मिलेगा, बाकी और भी कंट्रीज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और बाकी अगर आप लोग देखो ना उन कंट्रीज को जिसने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, तो उसमें आप लोग को एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा बहुत शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, इस तरीके के बाकी कंट्रीज भी हैं। आप लोग कह सकते हो ये सारी कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज इसमें वो कंट्रीज है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है। यूएसए आप लोग को पता होगा कि इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में मुस्लिमों के साथ या इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, और हम लोग कंसर्न है इंडिया में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उसको लेके। वही यूएसए इसके अगेंस्ट में वोट करता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो हिपोक्रेसी है वो देखने को मिल रही है यूएसए द्वारा। लेकिन इसका भी मैं कहूँगा कि एक रीज़न है, मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों यूएसए ने ऐसा किया, या फिर क्यों ये जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज है उनने अगेंस्ट में इस रिजोल्यूशन के वोट किया। दरअसल अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इसमें रिलीजन का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज एक बहुत ही बड़ी एडवोकेट है, आप लोग कह सकते हो एक बहुत बड़ी वकील है
किसकी? फ्रीडम ऑफ स्पीच की। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी आइडियोलॉजी को दी जाती है, किसी चीज़ को दी जाती है, तो वो अब इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दी जाती है और उसके बाद किसी दूसरी चीज़ को फ्रीडम दी जाती है। वही अगर आप लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो रिलीजन बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप लोग कह सकते हो सेक्रेड चीज़ है। मुस्लिम कंट्रीज़ में तो ब्लास्फेमी केस के बारे में आप लोग ने सुना होगा। पाकिस्तान में तो कैपिटल पनिशमेंट, इवन की डेथ पेनल्टी भी दे दी जाती है ब्लास्फेमी के केस में। और हिंदू रिलीजन में भी थोड़ा बहुत इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि रिलीजन की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि रिलेटिवली कम है मुस्लिम कंट्रीज से, मुस्लिम्स से, लेकिन फिर भी आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में, यही यहाँ पर मेन मुद्दा है। दरअसल ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको अगर आप लोग देखो तो ये जिस तरीके से हुआ है ना, ये भी एक बहुत अपने आप में शॉकिंग चीज़ है। दरअसल हुआ क्या कि ये जो शख्स था ना, इसने पहले पुलिस से परमिशन मांगी कि मैं इस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, मैं मॉस्क के सामने जो कुरान है इसको फाड़ना चाहता हूँ, इसको टीयर डाउन करना चाहता हूँ अपना गुस्सा दिखाने के लिए, और ऐसे में अपनी जो फ्रीडम है इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। और इसका कहना ये था कि ये चीज़ ये करना मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, ये मेरा राइट है, इसीलिए ऐसा मेरे को पुलिस जो है वो करने दे। लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा करने से राइट्स होने के चांसेस है, दंगे होने के चांसेस है, इसीलिए ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद ये जो शख्स है ना, ये पहुंच गया कोर्ट में, और कोर्ट में फिर इसको परमिशन मिल गई कि ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो, कंट्री की कोई भी लॉ आपको नहीं रोक सकती है, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप ऐसा आराम से कर सकते हो। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा इसने किया भी, और यही चीज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा हुई थी, जिसमें से एक आदमी ने इस पर पत्थर भी मार दिया और वो आदमी अरेस्ट भी हो गया। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ना, इसने ये जो कुरान की जो बुक है ये जलाई है। ये अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से दो आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश है। एक आइडियोलॉजी जो कहती है कि सबसे ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम आदमी को पूरी होनी चाहिए, कंट्री की गवर्नमेंट को उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि रिलीजन जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। कोई भी रिलीजन हो, किसी भी तरीके का रिलीजन हो, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके बुक्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी जो सेक्रेड चीज़ है उनकी एक अलग वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो क्लैश है वो है यहाँ पर, वो देखने को मिला है, उसी आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश है। और जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कहती है कि हम तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि इन कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। इनने ऐसा कहा भी है कि इस तरीके के चीज़ को कंडेम करना या फिर गवर्नमेंट को कहना कि आपने इस तरीके के रूल्स बनाए ताकि ये जो कुरान वगैरह है ये ना लोग बंद कर पाए, रिलीजियस हेटर ना फैला पाए, ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो है इसको कर्व करेगा, इसको कम करेगा, ये इन कंट्रीज का कहना है। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये जो कंट्रीज हैं इनने कंडेम तो किया है इस चीज़ को, लेकिन इसके अगेंस्ट में वोट किया, इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया है। और नाउ सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है ये पास हो गया, क्योंकि सिर्फ 12 कंट्रीज जो है उनने इसके अगेंस्ट में वोट किया, और प्लस 7-8 कंट्रीज जो थी अब वो एब्सेंटी रही इसमें। बाकी अगर आप लोग देखो तो 28 कंट्रीज जो है उनने इसके सपोर्ट में वोट किया, जिसके चलते ये जो रिजोल्यूशन है ये पास हो गया। तो अब मेन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस रिजोल्यूशन के पास होने का मतलब यह है कि अब सारी दुनिया की जो कंट्री है वो इस तरीके के एक्शन लेंगी, अपने यहाँ इस तरीके की चीज़ों को डेवलप करेंगी, ताकि ये जो आप लोग कह सकते हो कि ऐसे प्रोटेस्ट उनके यहाँ ना हो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इस रिजोल्यूशन के बाद वो कोई डिसीजन नहीं लेंगी, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है ये बाइंडिंग नहीं है। वो अपने मर्जी से जो डिसीजन लेना चाहती है वो ले सकती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये आप लोग को यहाँ पर पता होना जरूरी है। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।